माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। माय डियर, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। अभी क्वेश्चन की सीरीज में ये अपनी आखिरी क्लास है। माय डियर, यूं कहूँ आपसे, कैश फ्लो स्टेटमेंट की लास्ट क्लास है। बेसिकली ज़्यादा क्लासेस बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आपसे कहा था 6 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा और 6 नंबर के लिए आपको मैंने ठीक ठाक प्रैक्टिस करा दी। देखो यार, अगर इतनी वीडियोस देखने के बाद अगर सेल्फ आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो बेकार है। देखो, आपको मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी, पर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं अभी आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बताइएगा कि मुझे और प्रैक्टिस करानी है या नहीं करानी। मैं आज इस क्वेश्चन की लास्ट वीडियो बना रहा हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट की लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपका पूरा सिलेबस कवर्ड हो जाएगा और मैं फिर उसके बाद कुछ हमारे पार्टनरशिप की कुछ वीडियोस जो पेपर पे हैं उन्हें मैं ठीक करूँगा और उसके बाद मैं वन शॉट वीडियो के प्रोग्राम में हूँ, वन शॉट वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है जी। वैसे तो मेरे स्टूडेंट्स सारे के सारे छुट्टी पे गए हुए हैं इस टाइम, सबके सब अपनी इंग्लिश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पर जैसा कि मैंने सुना कि कई कोचिंग वाले, कई टीचर्स अभी भी अकाउंट्स की क्लासेस ले रहे हैं। गलत है। देखो, पहला तो बात तो मैं आपसे यही कहूँगा कि सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो या फिर आपके फैकल्टी जो आपके टीचर्स हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, अकाउंटेंसी में या इकोनॉमिक्स में, तो माय डियर ये गलत है। आपको एक प्रॉपर टाइम पीरियड मेंशन करना चाहिए हर ही सब्जेक्ट के लिए। हर एक सब्जेक्ट आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है जी। चलिए, कोई बात नहीं। खैर, मैं क्यों किसी के बारे में कहूँ, मैंने तो अपनी प्लानिंग अपने स्टूडेंट के लिए प्रॉपर कर रखी है। मैंने उन्हें 15 तारीख को भेज दिया और आज 16 तारीख है। आज हम लोग क्लास बना रहे हैं, इसीलिए अपलोड शायद ये कल या परसों में हो जाएगी अपलोड। फुल HD में करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा डाटा भी ज़्यादा लगता है, लेकिन कल परसों तक वीडियो अपलोड हो जाएगी। आपको टाइम मिले तो देख लेना, ना मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर जरूर कर देना ताकि बाकी जो स्टूडेंट जिनके अकाउंट से प्रैक्टिस नहीं है, इंग्लिश की तैयारी हो चुकी है, तो वो लोग इसको तसल्ली से देख पाएंगे। ठीक है जी। चलिए, मैं जरा स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो भैया, आपका ये 56 इलिस्ट्रेशन है, ज़रा देख लें। ये आपका बैलेंस शीट का हिस्सा है, आधा हिस्सा बैलेंस शीट का ये रहा, पॉज करके लिख लीजिएगा। इसके बाद ये इसके नोट्स टू अकाउंट्स हैं और नोट्स टू अकाउंट्स के बाद ये आपकी एडजस्टमेंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये CBSE 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए जी। तो भैया, हमारे पास ये 56 इलिस्ट्रेशन, मैंने पूरा फॉर्मेट पहले लिख दिया, ये कॉमन फॉर्मेट है। कंपनी का नाम है DCX लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैंने पूरा फॉर्मेट बनाया ताकि इसमें टाइम वेस्ट ना हो। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में अल्टीमेटली है क्या। देखिए जी, बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल पहले आपकी 21 लाख की थी, अब कितनी हो गई? 30 लाख की, मतलब 9 लाख का इंक्रीमेंट हो गया। कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा आपके इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गए आपके, तो आपका पैसा आ चुका है। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में नोट 1 दे रखा है। नोट 1 कहाँ गया? ये रहा नोट 1। भाई साहब, लॉस है आपका। पहले 5 लाख का था प्रॉफिट और अब प्रॉफिट रह गया 4 लाख का, मतलब 1 लाख का आपका लॉस हो गया सर, माइनस में आएगा करंट ईयर प्रॉफिट। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नोट 2 दे रखा है। नोट 2 कहाँ गया? ये रहा नोट 2। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 8% डिबेंचर्स है, 5 लाख के थे, अब 8 लाख हो गए। ठीक है जी। एडजस्टमेंट में भी कह रखा है कि डिबेंचर्स 1 अप्रैल 2017 को इशू किए गए हैं, तो इस तरीके से हमारे एडजस्टमेंट का पार्ट है कि हमें 8% डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंस के ऊपर, क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर। कैसे बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल दे रखा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का भी नोट दे रखा है। इसमें आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा है। कुछ एडजस्टमेंट में क्या रखा है कि कुछ नहीं कह रखा, तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, करंट ईयर को प्रोविजन फॉर टैक्स मान लेंगे, मतलब मेड मान लेंगे, और प्रीवियस ईयर मतलब 56,000 को हम पेड मान लेंगे। इसको हम 56,000 को माइनस कर देंगे। ठीक है। वापस आए जरा एसेट्स में कहा गया टेंजिबल एसेट, इसको नोट 4 दे रखा है। कहा गया मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है और इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट भी है। क्या एडजस्टमेंट बातें पढ़ेंगे, लेकिन अकाउंट बनेंगे, 2 अकाउंट बनेंगे, एक तो मशीन अकाउंट और एक आपका दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट। फिलहाल पढ़ के क्वेश्चन इतना ही समझ में आता है। कहा गया इंटेंजिबल एसेट आपके 7 लाख से 8 लाख होगी, इसका मतलब इंटेंजिबल एसेट परचेज की गई है। घटता तो हम एमोर्टाइज मानते और एमोर्टाइज हम कहाँ लिखते, हम प्लस कर देते। ठीक है जी। इसके बाद कहा गया करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट है, तो माय डियर करंट इन्वेस्टमेंट तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। ठीक है जी। इन्वेंट्री के बारे में क्या कहा गया है, ये आपकी इंक्रीज हुई है, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट का पार्ट, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आपको
पता ही है। एडजस्टमेंट में क्या बोल रखा है, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 8 लाख रुपए ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वॉज 3,20,000 वॉज सोल्ड फॉर 6,40,000। ठीक है जी, इतनी सी बात है। और उसके बाद कहा डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। पढ़ेंगे जब डिबेंचर वाला पॉइंट आएगा, एक करके फटाफट निपटाते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक है, मेरा यही फोकस है ताकि जल्दी जल्दी कर लें। पहला पॉइंट है शेयर कैपिटल आपके 21 लाख से 30 लाख हो गया, मतलब इक्विटी है, खाली बता रखा, कुछ नहीं बता रखा, तो शेयर्स लिखें। शेयर कैपिटल इशूड कितने के, 9 लाख रुपीस। पैसा आया होगा गया होगा, ऑब्वियसली आया होगा। आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस बोले तो करंट ईयर प्रॉफिट आपको दे रखा है, करंट ईयर प्रॉफिट में आपके पास 1 लाख रुपए का लॉस है, 1 लाख का लॉस है, बहुत बढ़िया। इसके बाद कहा गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट 2 में आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 8% डिबेंचर्स है। माय डियर 5 लाख के डिबेंचर्स थे, 8 लाख हो गए, मतलब आपने डिबेंचर्स इशू किए होंगे 8% डिबेंचर्स इशूड। तो जनाब कितने के डिबेंचर इशू किए गए हैं, 3 लाख के। पैसा आया होगा गया होगा, ऑब्वियसली पैसा आया होगा। इसके बाद का पॉइंट क्या है, बाद का पॉइंट क्या है, साथ साथ एडजस्टमेंट भी खत्म करते चलते हैं। कहा है डिबेंचर्स वर इशूड, सेकंड पॉइंट देखें एडजस्टमेंट का, डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। माय डियर स्टार्टिंग 5 लाख से हुई, 5 लाख से 8 लाख हो गए, मतलब 3 लाख के डिबेंचर्स आपके बड़े हैं, बिल्कुल बड़े हैं। अब इंटरेस्ट किस पे दिया जाए भाई साहब, अगर आप स्टार्टिंग में इशू करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में ही आपके 8 लाख डिबेंचर्स हो गए थे, और इसका मतलब पूरे साल कितने डिबेंचर्स रहे हैं, पूरे 8 लाख रहे हैं, तो इसका मतलब 8 लाख के ऊपर आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मानते कि आपका ईयर एंड पर, जैसा एक मैंने क्वेश्चन इस पिछले वीडियो से, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन बताया था, जिसमें आई थिंक पहला ही क्वेश्चन कराया था शायद, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, देख लेना प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, कि उस क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट था कि डिबेंचर्स जो आपके रिडीम किए गए थे, रिडीम वाला पॉइंट था जहां तक मुझे याद है, उसमें हमने शायद ईयर एंड पे रिडीम किया था, तो उस केस में ईयर एंड पर पेमेंट हो रही थी, इसका मतलब पूरे साल डिबेंचर्स आपके पास रहे थे। इस केस में क्या है कि डिबेंचर्स आपके इशू हुए हैं, डिबेंचर इस बार इशू हुए, तो जो डिबेंचर्स आपके इशू हुए हैं वो ईयर की स्टार्टिंग में इशू हो गए, एंड में इशू नहीं हुए। जब स्टार्टिंग में इशू हुए तो 5 लाख पे नहीं भैया, पूरे 8 लाख के ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा। समझ में आती है बात? जैसे कि आप थोड़ा समझें, अगर कंफ्यूजन हो मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मेरी फीस जो है 500 पर मंथ थी, 500 पर मंथ मेरी फीस थी, और मैंने कहा कि मैं अप्रैल से लेकर और नेक्स्ट ईयर मार्च तक पढ़ाता हूं। ठीक है जी, पूरे 12 मंथ्स हो जाते हैं। मेरे पास कोई स्टूडेंट, मेरे पास मैंने कहा अप्रैल के मंथ में मेरे पास 10 स्टूडेंट्स थे, 10 स्टूडेंट्स थे, तो माय डियर मेरे पास कितने रुपए आ गए होंगे, मेरे पास 5,000 रुपए आए होंगे। मई में भी इतने ही आए होंगे। अब मैंने कहा भाई साहब मेरे ना स्टार्टिंग में 10 थे और लास्ट में 20 हो गए, मतलब ओपनिंग कितने से हुई, 10 से, और क्लोजिंग हुई 20 से। तो जनाब जरा मुझे ये बताएं कि स्टार्टिंग तो मेरी 10 से है, बिल्कुल है। अब ये जो 10 का इंक्रीमेंट हुआ है, 10 स्टूडेंट का इंक्रीमेंट हुआ, अगर ये स्टार्टिंग में हो जाता है तो इसका मतलब अप्रैल के 2 या 3, भाई 1 अप्रैल को स्थिति ये रही, हो सकता है 2 या 3 अप्रैल के आसपास स्टूडेंट्स आ गए हों। अगर 2 या 3 अप्रैल के आसपास स्टूडेंट आए तो फीस तो पूरे अप्रैल की देंगे या नहीं देंगे, एक आध दिन से क्या फर्क पड़ता है। तो उसी हिसाब से अगर स्टार्टिंग में आ गए तो माय डियर कैलकुलेशन 20 के हिसाब से होगी। समझ में आई बात? और अगर मैंने कहा कि 10 स्टूडेंट ईयर एंड पे आए हैं तो मैंने क्या कहा 10 की अप्रैल में भी काउंटिंग होगी, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और मार्च के महीने में कितने से काउंटिंग हो जाएगी, 20 स्टूडेंट से। सेम कहानी यहां पर है कि 2017 में आपके 5 लाख के डिबेंचर्स थे और उसके बाद 2018 में ये टोटल 8 लाख के डिबेंचर्स हो गए थे। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, ये तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है। अब ये 3 लाख कब बढ़े, अगर एडजस्टमेंट
नहीं दे रखी होती तो मैं एजम्पशन नोट डालता, या तो स्टार्टिंग में इशूड मान लेता या एंड में इशूड मान लेता, उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर देता। पर एडजस्टमेंट में कहा है कि स्टार्टिंग में ही ये 3 लाख इशू होगा, इसका मतलब 2017 के स्टार्टिंग में ही टोटल 8 लाख रुपए थे और ये पूरे साल कंटिन्यू रहे हैं। 2018 में हमें दिखाई जरूर दिए हैं, पर जब 3 लाख हमारे 1 अप्रैल 2017 में ही इशू हो गए, इसका मतलब स्टार्टिंग में ही 8 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे। बैलेंस शीट में इसलिए नहीं दिखाया गया कि आपको शायद पता हो कि बैलेंस शीट में पिछले साल की फिगर दिखाते हैं, पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग बनी थी, ओपनिंग के बाद की कहानी आगे क्या होती है वो तो हमारे करंट ईयर की कहानी है। तो वो क्या हुआ होगा कि भाई साहब 1 अप्रैल 2017 में इसलिए शो किया गया जब 31 मार्च 2017 में ये बैलेंस था, तो 1 अप्रैल 2017 में भी यही सेम बैलेंस शो किया इन्होंने, और उसके बाद या तो शाम के टाइम या हो सकता है नेक्स्ट डे आपने 3 लाख के डिबेंचर्स और इशू कर दिए। तो क्या आप काउंट नहीं करोगे डिबेंचर्स? बिल्कुल करोगे, आपकी कैलकुलेशन 8 लाख के हिसाब से होगी। ठीक है, तो जरा इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशन करने की जरूरत तो थी नहीं, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया ताकि आप कल को ये ना कहो कि हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया। तो क्या कहा गया, डिबेंचर के इंटरेस्ट की बात करते हैं, डिबेंचर्स के इंटरेस्ट की बात करते हैं। कहाँ गया, अब खो गया, ये रहा। 8% किसके ऊपर, 8 लाख के ऊपर निकलेगा, मतलब 8 8 64, 64,000 रुपए, 64,000 आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट पे है। तो 8% डिबेंचर इंटरेस्ट पेड कितना, 64,000, और यहां पर क्या कर दोगे, यहां प्लस कर दोगे, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड कितना, 64,000। चलिए जी, एडजस्टमेंट पूरी हुई। अब एक एक करके पढ़ते चलें। ट्रेड पेबल भाई साहब बढ़ गया, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस हो गया जी, बिल्कुल प्लस हो गया। कितने, 50,000 से इंक्रीमेंट हुआ, बहुत बढ़िया। इसके बाद कहा गया शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आपके 56,000 से 76,000 हो गए। भैया क्या है ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस? आपके प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, कोई एडजस्टमेंट है जी? नहीं है। तो आप करंट ईयर का हो तो प्रोविजन मान लो, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स कितना आया, 76,000। ठीक है जी, 76,000 लीजिए, और यहां पर कहीं लास्ट में आप टैक्स पेड माइनस कर दें, कितना भला, 56,000। ठीक है जी। इसके बाद की कहानी क्या है, इसके बाद की कहानी है, ये तो हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स, ये वाला पेज भी खत्म, ये वाला पेज आता है अब भाई साहब टेंजिबल एसेट में नोट 4 में आपके मशीनरी, तो हमने पहले से पढ़ा था कि भैया खाते बनेंगे। लो जी, वर्किंग नोट 1, एक तो आपका बना मशीनरी अकाउंट, दूसरा बना आपका एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है भाई साहब, ये रहा 25 lakhs, और बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना बैठा, 33 लाख। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 lakhs, टू बैलेंस कैरिड डाउन 6 lakhs। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब आपका ये पॉइंट भी पूरा होता है। इसके बाद की कहानी क्या है भाई साहब, इंटेंजिबल एसेट आपकी 7 लाख की थी, 8 लाख की होगी, मतलब आपने 1 लाख की इंटेंजिबल एसेट परचेज की है। तो क्या कहा, इंटेंजिबल एसेट परचेज कितने की परचेज की हैं, 1 लाख रुपए की परचेज की हैं, तो भाई साहब माइनस हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या कहा गया, करंट इन्वेस्टमेंट भाई साहब कैश इन कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, तो ओपनिंग कैश इन कैश इक्विवेलेंट तो 78 कितना होता है, 78 8 2 16 750, 1,56,000, 1,56,000 आपका ओपनिंग हो गया, और क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग है आपका 89,000 और 37 है, 7 14 15 16 8 9 10 11 12 1,26,000, 1,26,000 मैंने गलत लिख दिया, 156 नीचे लिखेंगे यहाँ,
इसका मतलब तो आपका आंसर माइनस में आएगा। कोई बात नहीं, देख लेते हैं जो भी आएगा। और क्या क्या दे रखा है। अब भाई साहब एडजस्टमेंट की बारी है। देखिए सेकंड एडजस्टमेंट तो हमने पढ़ ली। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या कहते हैं, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 8 लाख। भाई साहब एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 8 लाख रुपए इसकी कॉस्ट थी, ठीक है जी। 8 लाख इसकी कॉस्ट है और उसके ऊपर डेप्रीसिएशन 3,20,000 का लगा। इसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप है, एक्यूमुलेटेड डेप है 3,20,000 का। तो कितने की एसेट बची आपकी ये, 80, 3, 4, 5, 6, 7, 4,80,000 की आपकी एसेट बची। अब बिकी कितने की है, सोल्ड फॉर 6,40,000। तो भाई साहब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ जरा बताएंगे मुझे। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 और ये आपका बैठा 4 और 1, 5, 1,60,000 का प्रॉफिट हुआ है। चलिए इसकी पोस्टिंग करते हैं जरा। तो भैया यहां पर हमारा क्या हुआ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सोल्ड और प्रॉफिट, तीन चीज हमारे सामने आ गई। हमें इन तीन चीजों का ही कारनामा करना है। क्या भला, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय एक्यूमुलेटेड डेप कितना है, 3,20,000। सोल्ड बाय बैंक, ये तो सेल हो गई, कितने का सोल्ड हुआ है, 6,40,000। और प्रॉफिट तो भाई साहब इधर आता है, टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना हुआ, 1,60,000। तो माय डियर इसमें कहानी सिंपल सी है, इनकी डबल पोस्टिंग करनी है। इसकी डबल पोस्टिंग यहां हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट कितना, 3,20,000। इसके बाद इसकी डबल पोस्टिंग और इसकी डबल पोस्टिंग होनी। तो भाई साहब सेल तो आपका यहां पे आ गया, मशीन है, बिल्डिंग है, मशीन है। मशीनरी सोल्ड कितने की बिकी है, 6,40,000 की, पैसा आया होगा, प्लस हो गया। इसके बाद मैंने कहा प्रॉफिट आपका माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट बोलो चाहे गेन बोलो इसको, गेन ऑन सेल, गेन ऑन सेल कितना है, 1,60,000 माइनस हो जाएगा। इसके बाद अब यहां देखें, पहले इस खाते को बंद कर देते हैं। कितना आया, 6 और ये 9,20,000। 9,20,000 को 5 लाख से माइनस करो, कितना आया, 4,20,000। ये है बाय P&L अकाउंट, मतलब डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ये प्लस हो जाएगा, प्लस डेप 4,20,000। ठीक है जी। अब कहानी सुने, अब कहानी सुने क्या, इसको और बंद कर लेते हैं। भाई साहब परचेज वैल्यू मिलेगी, फिगर ज़्यादा है, कितना आया भाई साहब बताओगे, इसको जोड़ो जरा, 6, 3, 9, 9,60,000 को जरा जोड़ के बताना 33 लाख में। तो आपकी आई है 9,60,000। तो ये आपका 9, 10, 11, 12, 42,60,000 है आई थिंक, चेक कर लो। यही आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब 42,60,000 में से 25 लाख और 1,60,000 माइनस करो। भैया कैलकुलेशन में थोड़ा कमज़ोर हूँ मैं, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि सीए फील्ड में वैसे भी कैलकुलेटर के आदी हो जाते हैं सब, फिर भी मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो कितना आया, 1,60,000 अगर इसमें से हटाता हूँ तो 6 चले जाएंगे तो 41 लाख बचेगा। अब 41 में से 25 माइनस करना, कितना आया, 41 माइनस 25, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 और तुम्हारा 1,60 आना चाहिए मेरे हिसाब से, है 1,60 ही आएगा। 1,00,000 16 लाख आएगा भाई, 16 लाख, देखना 16 लाख ही आ रहा है। ठीक है जी, 16 लाख आया। तो अब इस केस में क्या, ये परचेज है, परचेज को इधर डाल दें। कितने की मशीन खरीदी, 16 लाख की। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यहां से बैलेंस, पहले यहां का बैलेंस निकलेगा, ऑपरेटिंग
प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, ये आपका वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट आ गया। ठीक है जी। इसके बाद आपका आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। इसके बाद आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ बाहर आ जाएगा। इसमें बाहर आया कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और इसमें आ जाएगा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, जरा मुझे कैलकुलेट करके बताना कितना कितना आ रहा है, कैलकुलेट बताएं। अरे यार एक चीज़ तो इसमें रही गई, इन्वेंट्री तो हमने देखी नहीं। इन्वेंट्री भी है, इन्वेंट्री करंट इन्वेस्टमेंट और कैश इन कैश इक्विवेलेंट के चक्कर में तो भूल ही गए हम बीच का चीज़। भैया 4 लाख की इन्वेंट्री है, ध्यान से देखें 4 लाख की इन्वेंट्री है और बढ़ के 8 लाख हो गई है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री यहाँ आएगा, इंक्रीज हो रहा है, इन्वेंट्री एसेट है आपके 4 लाख से इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये माइनस हो गया। अब ठीक है, अब ओके है। बाकी मेरे ख्याल से और कुछ नहीं बचा हुआ, अगर कुछ होगी चेंजेस तो हमारा मैच नहीं करेगा, चेक कर लेते हैं एक बार। खैर, तो जरा 1 लाख माइनस का है, 1,60,000 माइनस का है, तो 2,60,000 तो ये हो गया। इसमें 4 20 और 76,000 और 64,000 प्लस माइनस है, बताओ कितना आया, कितना है? ये आपका बैठा कितने, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, बहुत बढ़िया। 3 लाख में जरा इसे माइनस करो, कितना आया? माइनस का 1 लाख और ये माइनस के 50,000, बहुत बढ़िया। और माइनस के 50,000 और माइनस के 56,000 अगर आपस में माइनस होंगे तो वैसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाए तो 1,06,000 आएंगे, वो भी नेगेटिव फिगर। अब जरा इनका करो, ये 16 लाख है माइनस के और ये 17 लाख हो गए टोटल। 17 लाख में से 6,40,000 माइनस करो तो 17 में 7 गए, 10 बचा और 10 में 40, बहुत बढ़िया। तो आपके 10,60,000, क्या बात है, गजब। ये माइनस में। अब जरा इधर देखो, 90 और 3 सॉरी 9 लाख और 3 12 लाख, 12 लाख में 64,000 गए तो ये बैठेगा आपका 11 लाख और 36,000, बहुत बढ़िया। तो भैया चेंज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर, अब मुझे लगा कि स्पेस ज़्यादा होगा लेकिन यहाँ पर हम लिख सकते थे कैश इन कैश इक्विवेलेंट, कोई बात नहीं। ये फिगर प्लस की है, ये दोनों माइनस की हैं, तो जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो प्लस प्लस माइनस प्लस हो जाते हैं और प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। तो उस केस में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और इसे माइनस करो। फिगर आपकी आनी चाहिए माइनस के 30,000। ठीक है जी, चेक कर लो। वैसे माइनस 30,000 ही तो आएगा, हाँ वैसे ही आएगा, वैसे ही फिगर बढ़ जाएगी। तो माइनस के 30,000 आ गया, मैच कर गया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, गजब। चलो कोई बात नहीं, कर लेना इसको। ठीक है भैया, आज कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरे पार्ट पे कंप्लीट होता है। जितने भी पॉइंट्स थे, देखो क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं होता। मेरा मानना थोड़ा सा ऐसा ही, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चंस तो अपने आप हो जाते हैं। क्वेश्चंस की सिंपल सी कहानी ये होती है कि जितनी ज़्यादा बुक्स उतने ज़्यादा क्वेश्चंस। आप टी एस ग्रेवाल उठा लो, आप वी वासन की बुक उठा लो, चतुर्वेदी जी की बुक उठा लो, NCERT उठा लो, इंटरनेट में दुनिया भर की आपको क्वेश्चंस मिल जाए, दुनिया भर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आप किसी पॉपुलर बुक शॉप पे जाएं तो वहाँ पर दुनिया भर की आपको बुक्स मिल जाएंगी, बुक की कोई कमी नहीं होती। पास्ट ईयर्स उठाओ, पास्ट ईयर्स में आपको दुनिया भर की तैयारी, मतलब क्वेश्चंस दुनिया भर की वैरायटीज़ मिल जाएंगी। पिछले 20 साल में कैश फ्लो तो यार बहुत पहले से आ रहा है, जब मैं पढ़ता था मेरे टाइम पे भी कैश फ्लो था और उस टाइम भी 6 नंबर खाया करता था। ताज्जुब की बात है, आपको पूरा चैप्टर ही 6 नंबर का था, 2 नंबर के MCQ नहीं थे। लेकिन अब ये है कि हाँ 2 नंबर के आपको MCQ और मिल गए, फ्री के 2 नंबर बढ़ गए आपके। तो थोड़ी सी ऐसी कहानी है। पहले NPO भी हुआ करता था और भी कई चीज़ें होती है, अब इस बार NPO भी नहीं है। तो इस टाइप को लेकर मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा माय डियर
कि क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं होती है। जितने नोट्स मैंने आपको लिखाए हैं यहाँ कराए हैं आप करिए। टेलीग्राम का ग्रुप आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें जुड़ जाइए। जो हमारे नोट्स हैं जो मैंने प्रॉपर दिए हैं, मैंने बोर्ड पर नोट्स इंपॉर्टेंट सारे कराए हैं। डिटेल में इसलिए नहीं कराए क्योंकि यार नोट्स क्लास में लिखवाए जाते हैं, वो पॉसिबल नहीं होता सबको बताने का, मतलब वीडियो और ज़्यादा लंबी होती है। यहाँ पे हमारी 10-11 वीडियोस अब भी बन गई, और अगर नोट्स करवाने लगता तो शायद ये 20-25 से भी ऊपर जाती, तो आप लोग देखते ही नहीं। तो इस वजह से अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो वहाँ ग्रुप में आप मैसेज करिएगा, हमारे किसी न किसी स्टूडेंट के पास नोट्स मिल जाएंगे, वो आपको प्रोवाइड कर दें। क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पास नोट्स हैं। और अगर आपको फिर भी नोट्स नहीं मिलते हैं तो भैया मैं तो वहाँ पर हूँ ही, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उन नोट्स को अच्छे से करें। जो मैंने वीडियो कराई है वो डिटेल में कराइए, कैसा भी क्वेश्चन हो सारे कवर्ड हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आती है। तो भाई आज मैं कह सकता हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरे पार्ट पे कंप्लीट हुआ। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पूरा होता है, पार्टनरशिप हम ऑलरेडी पूरी कर चुके थे, कंपनी हम कंप्लीट कर चुके हैं, डिबेंचर्स और शेयर्स दोनों के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कवर्ड था, रेशियो भी कवर्ड था, और हमारा आज कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पूरा हुआ। तो मैं कह सकता हूं आपके 100 मार्क्स के एग्जाम में 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल्स रहते हैं और 80 मार्क्स का आपका पूरा पेपर यूट्यूब पे डला हुआ है। अगर आप चाहें तो यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हैं। क्लास में थोड़ी अलग चीज़ होती है, आमने सामने स्टूडेंट मेरे सामने बैठता है और मैं वहीं पर जो भी क्वेरीज होती है ऑन द स्पॉट ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन अब आपको क्वेरीज आती हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग वन शॉट की तैयारी करेंगे या फिर पार्टनरशिप की कुछ वीडियोस में बना के उन्हें ठीक करूंगा, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया हो। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।